वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं, पार्ट 2 है यानी अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो मैं इस तरह समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अम्ल क्षारक और लवण जो है पहले इसका डिफिनेशन जान लेना है। और मैं बता रहा हूं एग्जाम में इस पार्ट से पहले तो मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद एग्जाम से पहले अगर मैं मात्र 5 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और क्लास 10 से लेकर 12 का भी पढ़ाने के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछला चैप्टर में जो बताए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस तरह समझाएं तो बहुत सारा कमेंट आने लगा कि आप जिस तरह समझाएं तो हमें पूरी तरह से समझ में आ गया। तो अगला जो यानी पार्ट है उसका बारे में यानी वीडियो बनाना है और समझाना है। तो मैं आज बना रहा हूं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझाया जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह पिछला वीडियो में मैं समझाया हूं, आप भूल से भी जीवन भर जब तक जिंदा रहिएगा तब तक नहीं भूलिएगा। इस तरह समझाया गया है प्रैक्टिकल के साथ। लेकिन वीडियो को आप पूरी तरह से ध्यान से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप जाकर लिंक दबाएं और जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। और एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन ले, अगर आप पढ़ रहे हैं बर्मा टुडे या पासवर्ड या पासपोर्ट जिसे बोला जाता है या गाइड से पढ़ रहे हैं तो वो चीज से पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि टुडे में मैं कम से कम 10 से 12 जगह लॉन्ग से लेके शॉर्ट क्वेश्चन गलत है। ठीक है, पासपोर्ट में 15 से 20 जगह गलत है और गाइड में भी वही बात है, 10 से 15 जगह गलत दिया गया है। इसलिए ये सब चीज से पढ़ना बिल्कुल छोड़ दे। अगर आप पढ़ते हैं, जानकारी है कि ये सब क्वेश्चन गलत है तो उसको छोड़कर पढ़ें। अगर आपको जानकारी नहीं है कि सभी क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं तो आप एग्जाम में लिख भी दीजिएगा तो आपको फुल अंक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अम्ल क्षारक एवं लवण को इस पाठ में यानी टुडे और पासपोर्ट जो है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज से बचें। आप अच्छे स्टूडेंट को भी खराब कर देंगे टुडे, पासपोर्ट और गाइड। तो ध्यान से पढ़े, ये चैनल से पढ़े, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप विज्ञान में 100 में 100 यानी या फिर 80 का होगा तो 80 में 80 अंक फुल मिल जाएगा। एक भी नंबर मेरा वीडियो से बनाया हुआ लिख दीजिएगा और काट दिया तो फिर उस पर सख्त कानूनन कार्रवाई होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर रहा हूं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो को, ये जो पार्ट है इस तरह मैं समझा दूंगा कि मैं बोल रहा हूं 100% गारंटी के साथ कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया गया है उसको आप देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नहीं भूलिएगा। और परीक्षा से पहले मैं जो क्वेश्चन दे दूंगा उससे दूसरा क्वेश्चन आ गया तो मैं बोल रहा हूं ना, हर क्लास के चाहे बीए का भी मैं जो वीडियो बनाता हूं, ठीक, बीए का भी वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन कोई भी वीडियो देखने से पहले अगर आप पूरा अंत तक नहीं देखते हैं तो वीडियो कोई भी हो समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो मैं पेज पर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो जो हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएंगे। बोर्ड में जो बताया जाएगा लिखेंगे मिटाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं पेज पर लिख कर बता रहा हूं और सभी पूरी तरह से चेक किया गया है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको मन में एक बात ध्यान दे कि आपके मन में कुछ सवाल ये आता होगा कि ये सब जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं तो राइटिंग में परिवर्तन होता होगा। ठीक है, कभी देखिए, कभी 10th के लड़का लिख देता है तो कभी लड़की लिख देती है। ठीक है, तो कभी इंटर के तो कभी 12 के, कभी बीए का, बीएससी का, ये सब लड़का लड़की जो लिख देता है इसी में राइटिंग में परिवर्तन आप देखते होंगे। तो ये सब आप टेंशन नहीं लीजिए। जो भी लिखता है या लिखवाते हैं मैं उसके बाद पूरी तरह से मैं वेरिफिकेशन करता हूं, पूरी तरह से चेक कर लेता हूं कि कहीं गलती तो नहीं है, कहीं नहीं है, और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। पहला है, पहले ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो है और जो मैं दिखा रहा हूँ और इसके बाद जो है ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबको आप बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अम्ल किसे कहते हैं। आप पाठ पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक लवण, और अम्ल क्षारक और लवण किसे कहते हैं पता नहीं है तो वो पाठ को नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो ध्यान दें, आप बिल्कुल ध्यान को पूरी तरह से आकर्षित करें। पहला है अम्ल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो अम्ल को एसिड बोला जाता है। व्हाट इज एसिड,
मतलब अम्ल क्या है, या फिर आप लिख सकते हैं अम्ल किसे कहते हैं, या हिंदी में लिखा गया है अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ होता है, ध्यान दीजिए, अम्ल मतलब होता है खट्टा, आप बिल्कुल जानते होंगे पहले से। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जल में घुलने के बाद, जल आप पहचानते हैं, पानी में घुलकर, समझिए रटना नहीं है, जल में घुलकर H+ आयन देता है और स्वाद में खट्टा लगने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नीले लिटमस पेपर को भी लाल कर देता है। अब आपको चेक करना है, मान के चलिए कोई फल है, उसको आपको चेक करना है खाकर, क्या आप कौन खट्टा है और कौन मीठा है, आप कैसे चेक करेंगे, खाकर अगर चेक करेंगे, अगर विषैला चीज़ होगा, आपको जानकारी नहीं होगा, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो नहीं, इसके लिए एक पेपर है, नीले लिटमस पेपर आप दुकान पर खरीद लें और उस पर वो उसका थोड़ा सा जो काट कर उसमें सटाएं, ठीक है। अगर लाल हो जाता है तो समझ लीजिएगा क्या है, अम्ल है। अगर नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि क्षारक है। तो स्वाद में तो खट्टा लगना है, बस जैसे समझ लीजिएगा कि लाल हो गया है लिटमस पेपर पर, ध्यान दीजिए रटना नहीं है, लिटमस पेपर में कोई भी चीज़ लाल हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो खट्टा लगेगा, खाने में भी खट्टा लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- मतलब नेगेटिव देता है, ये पॉजिटिव देता है तो ये क्या देता है, नेगेटिव देता है। ये हाइड्रोजन देता है तो इसमें OH यानी हाइड्रोक्स OH से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, नहीं हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन देता है और स्वाद में कड़वा लगने के साथ क्या कर देता है, इसको चेक कीजिएगा तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, क्षारक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, लवण किसे कहते हैं। लवण वो पदार्थ होता है जो स्वाद में नमकीन लगे और जो अम्ल धातुओं के साथ मिलकर, ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ मिलकर धातु का यौगिक बनाता है, जिसे लवण कहते हैं। जैसे हो गया जिंक प्लस H2SO4 तीर के निशान ZnSO4 प्लस H2 हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण भी देने बोल रहा है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है और आपके परीक्षा के लिए, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ध्यान दें। आप जब किताब में पढ़ते पढ़ते अगर आज याद नहीं हुआ फिर कल पढ़िएगा, 2 दिन लगा दीजिएगा, उसमें आप टाइम दे दीजिएगा, इसमें आप टाइम दे दीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए, जब अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप, जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराया जाता है लैब में या प्रैक्टिकल रूम में कीजिएगा, आगे अभी तो साधन नहीं होगा आप लोगों के पास, जब आप पास कर जाइएगा, साइंस लीजिएगा, तो आपको कॉलेज में बहुत सारा प्रैक्टिकल रूम होगा, ठीक है। आप उससे मांगिएगा, अम्ल ले लीजिएगा, कोई भी खट्टा पदार्थ अच्छा रहा, जब अभिक्रिया कराइएगा तो क्या क्या बनेगा, लवण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, नमकीन लगेगा और पानी बन जाता है। ये तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसका सूत्र हो गया, उदाहरण दे दिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वही तरह अम्ल एवं क्षारक मिलकर क्या करता है, लवण एवं जल बनाता है, और अर्थात क्या कर देता है, लवण और जल बनाता है, तो इससे साफ जाहिर है कि उदासीन कर देता है, इसलिए अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस शॉर्ट में जवाब देना है, विज्ञान को ज़्यादा लंबा में जवाब नहीं देना है, इतिहास नहीं है। अगला क्वेश्चन है पित्तल एवं तांबे के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, ठीक है। और आपके गांव में भी पूछा जाता है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तन जो होता है उसमें दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, बहुत सवाल करता है, बच्चे करता है क्यों नहीं रखना चाहिए। तो मैं आज इसके बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। दही एवं खट्टे पदार्थ हमेशा अम्लीय स्वभाव के होते हैं। आपको पता होगा दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, हर तरह के मतलब इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इस तरह के अम्ल पाए जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, अम्ल के भी बारे में भी वीडियो बनाया गया है, देख सकते हैं। तो दही एवं खट्टे पदार्थ जो होता है अम्लीय स्वभाव के होता है, और ये नीले लिटमस पेपर को
क्या कर देता है, आप बिल्कुल जानते हैं। अगर दही और खट्टा अम्ल होता है तो बिल्कुल आप जाहिर सी बात है, आखिर में मैं बता दिया हूँ कि नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देगा। बिल्कुल है, खट्टा पदार्थ लाल कर देता है, जिससे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं एच गैस बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर पित्तल एवं तांबे के बर्तन में भूल से भी दही एवं खट्टे पदार्थ रख दे तो बर्तन क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। इसलिए पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ कभी नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको टाइम कम और याद ज़्यादा, नहीं तो बोर्ड में क्या होता है, देखिए बोर्ड में अगर लिखा हुआ रहता हम लिखते प्लस लिखने के बावजूद आपको मिटाते लिखते टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार अम्ल और क्षारक मिलकर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, जिस प्रकार अम्ल और क्षारक मिलकर या अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार धात्विक ऑक्साइड भी क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण है CuO प्लस 2HCl तीर के निशान CuCl2 प्लस H2O, इस तरह के आपको उदाहरण दे देना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, बिजली, विद्युत मतलब होता है बिजली, उस पर क्यों चालन करता है? अम्ल जल में घुलकर धन आयन एवं ऋण आयन मतलब आयन का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो HCl प्लस H2O तीर के निशान H3, इस पर बैलेंस किया गया। अब आपको अगर पता नहीं है, ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं बैलेंस करने नहीं आता है तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाएं और बैलेंस देख लें, आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। आप इस तरह समझ जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम में फुल तो मिलेंगे ही, दूसरों को भी आप समझा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको रटना, मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात, रटना नहीं पड़ेगा, एक बार आप पढ़ लें, आप आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरे चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो होगा आपको पता होगा कि इस चैनल पर क्या चीज़ का लगभग वीडियो नहीं होगा, पढ़ाई से रिलेटेड और न्यूज़ से रिलेटेड हर तरह की वीडियो उपलब्ध होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे। अब बेवजह कि क्या क्या चीज़ को सब्सक्राइब किए हैं पता नहीं चलता है। तो इस चैनल एजुकेशन वाला चैनल है, आपके बच्चा पढ़ेंगे, नवोदय का बच्चा हो या आप पूरा बड़ा भी हो जाइएगा, BA BSc MA MSc भी कीजिएगा, तो आपको कोई किताब नहीं मिलेंगे। तो आपको यही चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको लाइफ में काम देगा। ठीक है, कोई भी वीडियो आप कमेंट करके ले सकते हैं, और वीडियो तो हर तरह के वीडियो होगा, चाहे ऑनर्स पेपर हो, साइंस का हो, कोई भी वीडियो उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अस्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता? अस्वित जल आपको पता होगा क्या चीज़ होता है, जो आप देखते हैं डॉक्टर के पास जो कुछ मतलब एकागो मतलब डब्बा में जो रहता है, सुई देने से पहले जो चेक किया जाता है, ठीक है, उसके पास जो पानी रहता है उसी को बोला जाता है अस्वित जल। अस्वित जल बिजली का चालन नहीं करता, उस पर बिजली नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन वर्षा का जल जो होता है, जिसे बरसात के मौसम में जो आता है, ठीक है, वर्षा का पानी, उस पर बिजली उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? देखिए, अस्वित जल में H+ आयन अलग अलग नहीं होते हैं। अस्वित जल में जो है H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते हैं। वर्षा जल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ रहती है। वर्षा जल में आप देखते होंगे अम्ल के साथ साथ कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी रहती हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण, आयन जो होता है उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं, जबकि अस्वित जल का विद्युत का चालन कभी नहीं करता है।
विज्ञान से कोई भी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन की जवाब चाहिए तो आपको सही सटीक मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी हो, ठीक है, आप 12 में भी पढ़िएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ना अवश्य पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए मैट्रिक में, या फिर जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या सही है। नहीं तो आप अगर टुडे से पढ़ रहे हैं तो एक दिन आपको ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आप याद करने के बाद सही होने के बावजूद आप पूरी तरह से सोचिएगा कि सही बनाएं, लेकिन अगर अच्छे टीचर रहेंगे तो वो क्वेश्चन काट देंगे। गलत रहता है, बहुत गलत, मतलब इतना गलत कि आप बोल ही नहीं सकते हो। नहीं होता है कि एगो मिसप्रिंट नहीं अलबल लिख के बैठ जाता है, तो वो नहीं करना है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, ये नहीं कि मैं आपको झूठ बोलकर किसी तरह से आपको आकर्षित कर रहे हैं, वो बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अगर मेरे वीडियो पसंद होगा तो अंत में थोड़ा लाइक ज़रूर कर देना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दिया होगा। पहला पार्ट अगर आपको समझना है तो आप जाकर लिंक में जाएं और जाकर टच करके पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। विज्ञान का हर चैप्टर होगा, 16 चैप्टर 15-16 जो भी चैप्टर है, ठीक है, हर चैप्टर का आपका सही सटीक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव से लेके हर क्वेश्चन। मैथ का तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बार मेरे चैनल से मैथ पढ़ के देखिए, आपको जादू लगेगा कि ये क्या जादू तो नहीं दिखाया जा रहा है, आपको मैं जादू की तरह समझा दूंगा। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल केवल जल में घुलकर H+ आयन बनाता है, 2 बार हो गया है। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनाता है, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनाता है। अम्ल केवल जल में घुलकर H+ आयन बनाता है, और जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनाता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्या होता है, अम्लीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं टुडे में भी, पासपोर्ट में भी, गाइड में भी गलत दिया गया, आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्या गलत है हम बता देते हैं, 1/2 ही छोड़ दिया। क्या 1/2 छोड़ देंगे तो इसका बैलेंस होगा, नीचे रिएक्शन में होगा, ठीक है। मैं तो इसका रिएक्शन मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हूँ, लिखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, चलिए मैं बात कर देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो मैं बात कर देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ये है, ठीक है, पदार्थ है, ठीक है, मतलब यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल जो है पानी को अवशोषित कर लेता है, मतलब पूरी तरह से सोख लेता है, ठीक है। और क्या, जैसे सोखता है तो कठोर जिप्सम बना देता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर CaSO4 1/2 जिसे ½ H2O, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये जो है सूत्र हुआ, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखा जाए तो इसका पूरा मात्रा क्या में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सटीक, ठीक है। मैं आपको प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि अपने आप को बोलता होगा, बहुत टीचर बोल देता है कि गलती है अपना चक्कर में, ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ठीक है, यहाँ तक है, सही से नहीं लिखा है, इसका लिखने नहीं तो कुछ बाद पूरी स्पष्टीकरण नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम जिस तरह लिखे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसके बारे में बात छोड़ दीजिए। हम जो विद्यार्थी को बताए हैं कि इस तरह लिख के लाना है, हम उसको लिख कर, मतलब पहले जो पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको हम लिख दिए हैं, वही ठो उतार के लाया है, तो मैं आज बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये जो लिखा हुआ है CaSO4 विथ H2O, ये जो लिखा हुआ है आपका कहाँ पर ये मिस कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो होगा बीच में, अब यही तो रिएक्शन हम जो बताए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप उदाहरण दे दीजिएगा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिख के यही ठो लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये तो है गलत, आपको यहाँ पर सुधारना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर पॉइंट जो देख रहे हैं, पॉइंट के बगल में इस तरह के H1/2 है ना, यहाँ पर लिखना है 1/2, 1 नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है 1/2 लिखना है, ठीक है, बस लिखिएगा।
तब इसका सही हो जाएगा। ये जो भी है क्या हुआ, अभी तो एक हुआ, हम इस तरह के ये तो शॉर्ट में लिखा गया है, एक तरह मिस प्रिंट हुआ। आपको इस तरह के जब जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती है। तो आप तो अगर आप रिएक्शन नहीं जानते होंगे तो आपको तो पता होगा कि सही है, रट के लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस याद नहीं होगा, ठीक है। अब ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन हम रटेंगे क्या, नहीं रटना नहीं है। एक वीडियो बनाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जोड़ के जाल के साथ बैलेंस कीजिएगा, बस बन जाएगा। इतना रटना नहीं है, नहीं तो आप जीवन भर केमिस्ट्री जीवन भर याद नहीं रख सकेगा। तो मैं आज बता दिया हूँ ना एक पहला उदाहरण कि 1/2 होगा, यहाँ पर गलत किया हुआ है, आपको सुधार लेना है और सेम उसी में उतार लेना है, ठीक है। आप CaSO4 तब 1/2 H2O तब यहाँ से यहाँ लेके लिख लीजिए, तब हो जाएगा। तब अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, आपको मैं विश्वास दिला दिए ना। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला, आप देखते होंगे एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता होगा। आप नहीं देखे होंगे लेकिन ग्वाला लोग से पूछेगा तो बिल्कुल बता देगा, ठीक है। एक ग्वाला ताजे दूध में या जो दूध बेचता है वो बता देगा बेकिंग सोडा मिला देता है, दूध में मिला देता है। क्यों मिलाया जाता है, क्या वजह है जो बेकिंग सोडा मिलाता है, आप इसकी जानकारी ले ले। आप नहीं देखे होंगे, वो चुरा कर मिलाता होगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है। अब ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है ये, ठीक है, कि प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा जो है जब दूध में मिला दिया जाता है तो ठीक है, क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा को जब दूध में मिला दिया जाता है तो दूध की भी प्रकृति क्षारीय बना देता है। वो तो है, मान के चलिए रंग अगर दूध में मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। वही तरह बेकिंग सोडा क्षारीय है, अगर दूध में मिला देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। याद नहीं कर, इसी तरह याद करना है। जो दूध को काफ़ी समय तक उसको मिलाने से क्या होता है, क्षारीय क्या होता है कि दूध में मिला देने से दही जल्दी नहीं बैठेगा, बहुत कितनों गर्मी रहेगा, बहुत लेट लगेगा उसको दही बैठने में और खट्टा होने में या फटने होने में, ठीक है, काफ़ी समय तक। तो दूध की भी प्रकृति क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, जो दूध को काफ़ी समय तक खट्टा होने या फटने से भी बचाता है। इसलिए क्या है, इसलिए दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से, ठीक है, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। अगला, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। फिर वही सवाल आ गया, बेकिंग सोडा अगर मिला देंगे तो दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अभी तुरंत में बताएं, बेकिंग सोडा की जो प्रकृति होती है क्षारीय होते हैं, और बेकिंग सोडा दूध में मिला देने से दूध की भी प्रकृति को क्षारीय कर देगा, वो है क्षारीय। दूध को भी मिलाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, जो इसे खट्टा होने, फटने, ठीक है, अम्लीय या खट्टा जिसे बोला जाता है, ठीक है, या दही बनने से बचाती है। ये मिला देने से खट्टा होने फटने से बचाता है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। इसमें और भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कुछ ये सब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हम बता दिए हैं। लंबा वीडियो हो रहा है तो अगला वीडियो में मतलब थोड़ा सा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कैसे किया जाता है, ये सब एग्जाम में आते हैं और 3 नंबर के आते हैं, 1-2 नहीं। विज्ञान में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 3 और बहुत कम टच करेंगे। मैं जो बता दूंगा, अगर मैं विज्ञान का सजेशन परीक्षा से पहले हर बार मैं यूट्यूब में सजेशन छोड़ देता हूँ, और पिछले वर्ष का भी आप सजेशन देख सकते हैं कि जितना क्वेश्चन दिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से नहीं आया होगा तब हमें कमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं आज छोड़ दिया हूँ, पहले का छोड़ा होगा आप मिला सकते हैं। नहीं आया होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर ही आया होगा तब हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ या जो भी बच्चा पढ़ा होगा आप उससे कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी परेशानी होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो बताया गया है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कहीं भी आपका यदि आप हमसे भी अगर बेहतर है या कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, लिखने में, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक संभावना है कि कमेंट नहीं आ सकता है एक भी इस मामले में कि यहाँ गलत है वहाँ गलत है, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है।
तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे और वीडियो को लाइक कर दे। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान का दूसरा चैप्टर हुआ। इसी चैप्टर में थोड़ा सा मतलब कैसे तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ये सब जो वगैरह है, ठीक है। मतलब बिरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है, बिरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये सब कैसे तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, जिसे यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वरना अगर टुडे से पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन तो हमसे सलाह लेकर पढ़ें, नहीं तो आपका बहुत सारा गलत हो जाएगा। तो वीडियो को पर पूरी तरह से ध्यान दें और आप अगला वीडियो आएगा धातु एवं उधातु पार्ट बाय पार्ट। पिछला वीडियो में मैंने कल बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं। आज मैं अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बताया हूं और इसी में फिर दूसरा दिन अम्ल क्षारक के ही बारे में बताऊंगा, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव से लेके अम्ल क्षारक जो है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव से लेके उसके बाद जो चित्रात्मक प्रश्न आता है 5 नंबर के लिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो उसको भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा क्या क्या चित्र आते हैं। एग्जाम में चित्र भी आते हैं, ठीक है। तो चित्र का भी आ जाएगा और इसमें कुछ मतलब 2-4 गो छूटा हुआ है। ये सब निर्माण कैसे किया जाता है, तैयार किया कैसे किया जाता है, तो वो सब में ध्यान देना है। अब आपको सूत्र बनाना है कि ये सब सूत्र कैसे बनाना है, तो इसका भी वीडियो बनाया गया है। रटना नहीं है बस। अगर इस चैनल से आप पढ़ रहे हैं और रट कर याद कर रहे हैं तो इस चैनल को पर नहीं जुड़ना है। मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, इसलिए पूरी तरह से ध्यान दे। आपके पास कोई भी होगा, ठीक है, कभी भी अब BA BSc में भी पढ़िएगा कभी भी, तो आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सेमेस्टर से लेकर कोई भी चीज़ की परेशानी होगी तो आपको सही सटीक और संपूर्ण जवाब दिया जाएगा। तो चैनल को अब क्या कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर दें।